नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का आज ये हमारा 5वां सत्र है। यानी पिछले 4 सत्रों में हम भाषा की परिभाषा, उसके अर्थ और स्वरूप पर बात कर चुके हैं। हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं की पृष्ठभूमि को जान चुके हैं। हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की विशेषताओं से परिचित हो चुके हैं और हम विश्व की भाषाओं को जिन 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, उन पर भी बात कर चुके हैं। तो आज के सत्र में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम क्या है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा हम पिछले सत्रों में भी कर चुके हैं। और तीसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, जिसके विषय में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और आज के हमारे इस सत्र में जिन आधार ग्रंथों को आधार स्वरूप स्वीकार किया गया है वो है हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी उद्भव विकास और रूप डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र और चर्चा करते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ 6ठी और 5वीं शताब्दी में, यानी 5वीं और 6ठी शताब्दी में कि स्थितियां बिल्कुल बदल गईं और लौकिक संस्कृत जो साहित्यिक भाषा के रूप में धीरे धीरे अपना अस्तित्व स्थापित करने लगी थी, उसने अपना रूप बदलना शुरू किया और पाली भाषा का जन्म हुआ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस पृष्ठभूमि को जानें जिससे कि हम पाली की विशेषताओं को समझ सकें। दूसरी बात, दोनों भाषाओं के बीच का संबंध क्या है उसको भी हम अच्छी तरह से जान सकें। तो सबसे पहली बात दोस्तों है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के जन्म की शताब्दी मानी गई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन दोनों संतों का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की, शुरुआत सूत्रपात इन्होंने किया, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। और एक अनुमान के आधार पर 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ और लगभग 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यानी कि हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी में ये दोनों धर्म के प्रवर्तक जन्म लेते हैं। और उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से इन्हें धर्म के प्रवर्तन की ओर अग्रसर होना पड़ा। और भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन हम इन स्थितियों का मूल्यांकन केवल और केवल भाषा के विकास के संदर्भ में ही करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो था वो था ब्राह्मण धर्म की जटिलता, क्योंकि ब्राह्मण धर्म वैदिक काल से आते आते अपने बहुत ही जटिल स्वरूप में स्थापित हो चुका था। ब्राह्मणों का वर्चस्व था, निम्न जाति के लोगों को धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं था, उनके सभी अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, उन्हें उपेक्षितों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। धर्म सरल रूप में नहीं रह गया था, कर्मकांडों की प्रबलता हो गई थी और समाज में ब्राह्मण संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हो गया था। ऐसी स्थिति में समाज के विकास में रुकावट उत्पन्न हो गई थी और धर्म केवल और केवल एक जंजीर सी, एक बेड़ी सी बन करके रह गया था जो केवल ब्राह्मणों के इशारों पर ही होता था। अगर कोई सामान्य व्यक्ति चाहे किसी धार्मिक कार्यक्रम को करना, संपन्न करना, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया था, क्योंकि इतने विस्तृत यज्ञ, कई कई वर्षों तक चलने वाले यज्ञ आयोजित किए जाने लगे थे जो बहुत ज़्यादा धन की मांग करते थे, जिनके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता महसूस होती थी। तो ऐसी स्थिति में एक आम आदमी के लिए, एक बहुत ही साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो, धर्म के किसी भी कार्य को संपन्न करना संभव नहीं था। दूसरी बात, धर्म जनसाधारण के लिए सरल, सुगम और सहज बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। और ये जो बिंदु है, इसी ने पाली के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की, क्योंकि गौतम बुद्ध ने
और महावीर स्वामी ने दोनों ने ही अनुभव किया कि यदि हमें धर्म को जटिल रूप से बाहर निकालकर उसे जन साधारण के लिए बोधगम्य बनाना है, सहज बनाना है, सरल बनाना है, तो हमें निश्चित रूप से इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। और आपको ये पता होगा अच्छी तरह से कि दोनों ही प्रवर्तक क्षत्रिय जाति से थे। तो एक तरह से इतिहासकारों ने इस बदलाव को क्षत्रिय जाति का ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध विद्रोह के रूप में भी देखा है। आगे चलते हैं। अब दोनों महापुरुषों का ये जो विद्रोह था, धर्म के प्रति जो विद्रोह था, वो भाषा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ये निश्चय किया कि वे धर्म को जनसाधारण के लिए सरल बनाएंगे, सहज बनाएंगे, बोधगम्य बनाएंगे, तो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या थी? भाषा। अगर भाषा संस्कृत ही रहेगी, जो कि ब्राह्मण धर्म की थी, ब्राह्मणों के वर्चस्व का एक मजबूत आधार थी संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा इतनी क्लिष्ट, इतनी जटिल थी कि आम आदमी की समझ से बाहर की चीज थी। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता किस बात की थी? आवश्यकता इस बात की थी दोस्तों कि एक ऐसी जन भाषा में धर्म का प्रवर्तन किया जाए, धर्म की शिक्षाएं प्रचारित की जाएं जो जन साधारण की समझ में आसानी से आने वाली हों। तो ऐसी स्थिति में जो विद्रोह क्षत्रिय जाति का ब्राह्मणों के विरुद्ध था, वो भाषा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जनसाधारण की भाषाओं के माध्यम से इन दोनों प्रवर्तकों ने अपने अपने धर्मों का प्रचार किया, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इसी के परिणाम स्वरूप, इसी प्रयत्न के परिणाम स्वरूप भारतीय आर्य भाषाओं का मध्यकाल प्रारंभ हुआ। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं का मध्यकाल प्रारंभ होने के मूल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे प्रवर्तकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने धर्म का माध्यम किसको बनाया? जनसाधारण की भाषाओं को बनाया। अब वे जनसाधारण की भाषाएं कौन सी थी, इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं तक हम आ चुके। हमने पिछले सत्र में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पर बात कर ली थी। तो अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं के विकास के प्रमुख चरण क्या हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं के विकास क्रम को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण है पाली। मैंने आपको पिछले सत्र में भी बताया था कि पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, और इसका समय माना गया है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। एक बार फिर मैं आपकी स्मृति में ताज़ा कर दूं कि ईसा पूर्व घटते क्रम में चलता है और ईस्वी सन बढ़ते क्रम में चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी 500 ईसा पूर्व से हम आगे बढ़ करके पाली में ही कहाँ आ गए? पहली ईस्वी तक आ गए। यानी अब इसके बाद हम बढ़ते क्रम में आगे बढ़ेंगे। दूसरा चरण है प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, और इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा चरण है अपभ्रंश, 500 से 1000 ईस्वी, और मैंने आपको बताया था कि 1000 ईस्वी के वर्ष को आप कंठस्थ कर लीजिए, अच्छी तरह से स्मृति में जमा लीजिए, क्योंकि यही हिंदी के जन्म का वर्ष है। और चौथा चरण, जिसको कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते, लेकिन क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए इसलिए चौथा चरण मान ले हम, तो अवहट्ठ है, जो 9वीं और 10वीं ईस्वी में हुआ, और इस अवहट्ठ को अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है पाली पर। पाली, जिसे हम प्रथम प्राकृत के नाम से जानते हैं, तो पाली के विषय में, जिसका समय कहाँ से कहाँ तक है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच जिसका समय निर्धारित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों कि पाली शब्द आखिर बना कैसे? पाली शब्द पा, संस्कृत की जो पा धातु है उसमें ली प्रत्यय जुड़ने से लगा। पा का अर्थ होता है, पा धातु इस्तेमाल होती है एक तो पीने के लिए और एक रक्षा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। तो उसमें जब ली प्रत्यय लग गया तो पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब मूलतः पाली शब्द प्रथम प्राकृत के नाम से जो भाषा जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी, वो पाली नाम से क्यों प्रचलित हो गई?
क्योंकि गौतम बुद्ध ने जब अपने उपदेश पाली भाषा में दिए तो बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के उपदेशों को इस भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया, विकसित किया गया। तो यही कारण है कि प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग बुद्ध के वचनों की सुरक्षा की दृष्टि से और बाद में ये भाषा के नाम के रूप में ही विकसित हो गया। तो आगे चलते हैं। देखिए, अर्थ बुद्ध वचनों के तत्वों की रक्षा करने वाली भाषा, और यह कथन कहाँ प्रस्तुत किया गया है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अभिधानप दीपिका, उसमें यह कहा गया है कि पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध के वचनों के तत्वों की रक्षा करने वाली भाषा। लंका में यानी श्रीलंका में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वंश साहित्य रचा गया, जिसमें से दीप वंश की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर पाली शब्द बुद्ध के वचनों के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया, यानी पहले बुद्ध के वचनों की रक्षा करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और उसके बाद दूसरे चरण में ये बुद्ध के वचनों के पर्यायवाची के रूप में, यानी बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के उपदेशों को ही पाली कह करके संबोधित किया गया। आगे चलते हैं। अब भाषा के रूप में पाली शब्द का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया गया, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो भाषा के रूप में पाली शब्द का पहला प्रयोग 5वीं शताब्दी में आचार्य बुद्धघोष ने किया। प्राचीन संस्कृत से हिंदी भाषा तक की विकास प्रक्रिया को समझने के उद्देश्य से पाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बात को दोस्तों अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम पाली की विशेषताओं को जानेंगे तो हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हमारी खड़ी बोली में आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जो मूलतः स्पष्ट दिखाई देता है कि पाली से विकसित होकर के आए हैं। तो पाली भाषा के अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? पाली भाषा के अध्ययन का प्रमुख आधार है त्रिपिटक, टीका साहित्य और वंश साहित्य, जिसमें महावंश और दीपवंश जैसे ग्रंथ आते हैं। आगे चलते हैं। अब पाली की विशेषताओं पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे इन विशेषताओं को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लौकिक संस्कृत में भाषा का जो स्वरूप था उसमें थोड़ा बदलाव आया और कुछ तत्व यथावत रहे, यानी कुछ विशेषताएं लौकिक संस्कृत से पाली में भी वैसी ही रहीं और कुछ विशेषताएं परिवर्तित हो गईं। तो सबसे पहला बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि री, ली, ली, आई, औ, विसर्ग, श, श तथा संयुक्त व्यंजनों का अभाव, जबकि हमने लौकिक संस्कृत में देखा था कि ये सभी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरी तरह से पाली भाषा में, क्योंकि भाषा मैंने आपको बताया था कि कठिन से सरल की ओर जाती है और इन वर्णों का उच्चारण अपने आप में बहुत ही कठिन है, तो ऐसी स्थिति में भाषा ने सरलता का मार्ग अपनाया और इन वर्णों को, इन संयुक्त व्यंजनों को पूरी तरह से भाषा में से बाहर कर दिया गया। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आई, औ संयुक्त व्यंजन है, जिनको वैदिक संस्कृत में स्वीकार किया गया था और लौकिक संस्कृत में भी स्वीकार किया गया था, लेकिन पाली में इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। अब दूसरा बदलाव क्या आता है? री के स्थान पर अ, ई, उ का प्रयोग। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, री के स्थान पर अ, ई, उ का प्रयोग करने का अर्थ क्या है? यहां पर एक शब्द दिया गया है नृत्य। नृत्य में री कहां है? री है यहां, और इसका पाली में परिवर्तित होकर क्या बन गया? नच, यानी री का लोप हो गया और उसके स्थान पर न पूरा है, यानी न में अ शामिल है। तो री का परिवर्तन किस रूप में हुआ? अ के रूप में हुआ, यानी नृत्य से नच शब्द बन गया। तो ये परिवर्तन कौन सा है? री के स्थान पर अ का प्रयोग करने का परिवर्तन। इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, तृण का तिण। तृण में री है यहां पर और इसका बदलकर क्या बन गया? तिण, यानी री के स्थान पर यहां ई आ गया। और एक और बात यहां पर क्या कही गई है कि री के स्थान पर या तो अ का प्रयोग हो रहा था, या ई का प्रयोग हो रहा था, या उ का प्रयोग हो रहा था। तो री का लोप हो गया और उसके स्थान पर ई की मात्रा हम तिण में देख रहे हैं। इसका मतलब है कि री का स्थान किस स्वर ने ले लिया? ई स्वर ने ले लिया। अब ये जो उदाहरण है इसको देखिए, वृद्ध का बुढ़ो बन गया, री है यहां, और इसके स्थान पर इसमें क्या आ गया? ऊ स्वर आ गया।
यानी री के स्थान पर ऊ के प्रयोग की बात भी यहाँ स्पष्ट हो गई। तो इस बात को आप इस तरीके से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि री के स्थान पर पाली भाषा में अ, ई और ऊ जैसे स्वरों का प्रयोग करने की प्रधानता रही, यानी भाषा कठिन स्वरूप को छोड़कर सरल की ओर अग्रसर होने लगी, क्योंकि पाली मूलतः प्रथम प्राकृत के रूप में जनसाधारण में बोली जाने वाली भाषा थी। अगला बिंदु देखते हैं, कहीं कहीं री के रूप में भी री का उच्चारण। अब ये जो री है, जो कहीं पर तो अ बन रहा है, कहीं ई बन रहा है, कहीं ऊ बन रहा है, वो कहीं कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि री जो है वो री के रूप में उच्चरित किया जा रहा है, जैसा कि आजकल भी हमें खड़ी बोली हिंदी में देखने को मिलता है। एक शब्द होता है ऋतु, जिसको हम देखते हैं कि कुछ लोग ऋतु की तरह लिखने लगे हैं, यानी इस री का जो उच्चारण है वो इस री के रूप में होने लगा है। और यही विशेषता हमें कहाँ देखने को मिलती है? पाली भाषा में भी देखने को मिलती है। अगला बिंदु देखिए, आई के स्थान पर ए और औ के स्थान पर ओ का प्रयोग होने लगा, यानी वैदिक संस्कृत में आपको ध्यान होगा 4 संयुक्त स्वर थे, ए, आई, ओ और औ। लौकिक संस्कृत में आकर ए और ओ को मूल स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, तो केवल कौन से संयुक्त स्वर बचे? आई और औ। अब पाली में इनका क्या बदलाव आया? पाली में बदलाव आया कि आई के स्थान पर ए हो गया और औ के स्थान पर ओ का प्रयोग होने लगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, शब्द है शैल, शैल का मतलब होता है पर्वत, उसको क्या कहा गया पाली भाषा में? सेल। यानी जिस पर 2 मात्राएं थी, यानी जिस शब्द में आई स्वर था उसकी जगह क्या हो गया? ए स्वर हो गया। दूसरा देखिए चौर। संस्कृत में यह शब्द मूलतः इस रूप में था बच्चों कि चौरह, क्योंकि संस्कृत में तो विसर्ग के बिना बात ही नहीं होती, तो चौरह था, फिर ये उससे विसर्ग का लोप होने से ये चौर हो गया। अब चौर में क्या कौन सा स्वर है? औ स्वर है, और इस औ स्वर के बदले पाली में आकर के क्या हो गया? चोर, जिसको हम आज भी खड़ी बोली में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एक बदलाव थे जो महत्वपूर्ण जो आए, आपको याद रखना है इन सभी बदलावों के विषय में। आगे चलते हैं, अगली विशेषताएं देखते हैं। अब अगला परिवर्तन जो आया पाली भाषा में, अय का ए और अव का ओ के रूप में प्रयोग होने लगा, यानी जिन शब्दों में अय आता है उसके स्थान पर ए हो गया, जिन शब्दों में अव आता है उसके स्थान पर ओ हो गया। अब इसको हम समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। देखिए उदाहरण दिया गया है पालयति, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये शब्द यहाँ मैंने लिख दिया पालयति। अब अगर हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ें तो पाल प्लस अयति, यानी यहाँ क्या आ रहा है? अय, और पाली में अय के स्थान पर क्या हो रहा है? ए, तो यानी परिवर्तित रूप क्या हो गया? ए। और शब्द क्या बन जाएगा अब? पा ल ए ती, यानी ये ल में ए स्वर आ गया, तो ये मात्रा यहां लग जाएगी और शब्द बन जाएगा पालेती। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये परिवर्तन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए लवण, अगला उदाहरण है लवण। लवण को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें बीच में उसी तरीके से तोड़ेंगे जैसे हमने पालयति शब्द को तोड़ा, उसी तरीके से हम लवण को तोड़ेंगे तो उसके बीच में से क्या निकलेगा? अव। अव के स्थान पर क्या हो रहा है? ओ, तो ये ओ हो जाएगा, और अव के स्थान पर जब ओ होगा तो लवण शब्द परिवर्तित होकर पाली में क्या हो जाएगा? लोण। लोण से लूण बना, लूण से कालांतर में खड़ी बोली में नमक शब्द का विकास हुआ। तो इस तरीके से भाषा निरंतर कठिन से सरल की तरफ जाती है, आपको इस बात को कभी भूलना नहीं है। आगे चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अ के स्थान पर प्रयुक्त विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गए, क्योंकि हमने देखा इससे पहले की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में विसर्गों का बहुत महत्व है, बिना विसर्ग के बात होती ही नहीं है। तो जिन शब्दों को इन्होंने लौकिक संस्कृत से ग्रहण किया इस भाषा ने, पाली भाषा ने, उसमें विसर्गों का लोप हो गया।
क्यों? क्योंकि भाषा को कठिन से सरल की तरफ जाना था और इस विसर्ग के स्थान पर ओ का आगम हो गया, यानी देवह जो शब्द था विसर्ग के लोप के बाद और ओ के आगम के बाद क्या बन गया? देवो बन गया। तो अगली विशेषता ये हुई कि अ के साथ प्रयुक्त जो विसर्ग है, यानी अ के साथ प्रयुक्त विसर्ग का मतलब क्या है? व में क्या है छिपा हुआ? व व्यंजन में अ है और अ के बाद विसर्ग आ रहा है, यानी जिस शब्द में अ आए उसके बाद विसर्ग आए तो उसमें विसर्ग का लोप हो गया और ओ का आगम हो गया, ओ उसमें जुड़ गया और देवह का इस प्रकार देवो बन गया। आगे चलते हैं। अन्य स्वरों के साथ प्रयुक्त विसर्ग का भी लोप हुआ। अब यहां तो हमने बात की केवल कि अ शब्दांत जिनमें था उनके विसर्ग का ओ हुआ, लेकिन अन्य स्वर अगर किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं तो उनका क्या हुआ? उनके स्थान पर भी पाली में बदलाव आया। वो बदलाव क्या था? अन्य स्वरों के साथ प्रयुक्त विसर्ग का लोप हुआ, जैसे अग्नि विसर्ग का लोप हो गया, ई स्वर है, यहाँ न पर ई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ ई है, वहां अ था तो अ का तो ओ हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई शब्द में बदलाव नहीं हो रहा है, केवल विसर्ग का लोप हो रहा है। तो अग्नि का अग्नि हो गया और धेनु का धेनु हो गया। आगे चलते हैं। श और श के स्थान पर, यानी ये दोनों जो श है संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते थे, उनके स्थान पर पाली में केवल स को अपनाया गया, स का ही प्रयोग हुआ। जैसे एक शब्द है उदाहरण के तौर पर नाशयति, नाशयति यानी नाश करता है और उसका पाली में क्या हो गया? नासेति। अब हमने एक नियम पढ़ा था, इस नियम को भी यहां पर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बदलाव तो क्या हुआ? इस श के स्थान पर स का प्रयोग हुआ। दूसरी बात, यहां इस शब्द में नाशयति में अय आ रहा है तो अय के स्थान पर ए आएगा, तो इस तरह से नाशयति से क्या शब्द बन गया? नासेति शब्द बन गया पाली भाषा में। इसी तरह से तेषु शब्द है संस्कृत का, तेषु का श परिवर्तित हो गया स में तो तेसु बन गया। इसी तरह कोश का कोस बन गया। तो इस तरीके से ये बदलाव पाली भाषा में आए, जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। शब्दांत में हलंत व्यंजन का लोप अगली विशेषता है पाली की, यानी शब्द के अंत में अगर व्यंजन में हलंत लगा हुआ है, यानी व्यंजन में स्वर नहीं है, तो उसका लोप हो जाएगा। जैसे संस्कृत में शब्द था भगवान, न हलंत है तो न का लोप हो गया और शब्द बन गया भगवा। इसी तरीके से यावत शब्द है, त जो व्यंजन है वो हलंत है, यानी इसमें स्वर नहीं है, तो इसका लोप होने से शब्द बन गया याव। तो इस प्रकार अगली विशेषता जो हमारे सामने आती है वो है शब्दांत में हलंत व्यंजन का लोप। आगे चलते हैं। प्रारंभिक संयुक्त व्यंजन में निर्बल अंग का लोप। निर्बल अंग का अभिप्राय क्या है? यानी इसको सीधे सरल मोटे शब्दों में आप समझ लीजिए कि निर्बल अंग का मतलब है जो स्वर रहित व्यंजन है, यानी जिसमें स्वर नहीं है, यानी जो आधा है उसका लोप हो जाएगा। जैसे देखिए ग्राम। दो शर्तें हैं, दो बातें यहां पर ध्यान में रखनी है पाली की इस विशेषता में। पहली बात, संयुक्त व्यंजन प्रारंभिक होना चाहिए, बीच में या शब्द के अंत में आने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो निर्बल अंग है उसी का लोप होगा। तो ग्राम में ग है पूरा और उसमें र मिला हुआ है, तो र का लोप हो गया क्योंकि र यहां पर दुर्बल अंग है, तो इसके स्थान पर बन गया गाम, शब्द बन गया गाम, जिसका परिवर्तित होकर आज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गांव। आगे चलते हैं। अभी तक भी उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा में गाम ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पाली के कुछ शब्द आज तक हमारी बोलियों का अंग बने हुए हैं। आगे चलते हैं। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द में ये ज्य है, ज्य में से ज आधा है, यानी दुर्बल अंग है, निर्बल अंग है, तो इसका लोप हो गया और ज्येष्ठ जेठ शब्द यहां पर बन गया। इसी तरह से एक शब्द है भ्रमर। भ्रमर में र आधा है, भ पूरा है, तो यहां पर आधे व्यंजन का यानी र का लोप हुआ और बन गया भमर, जो म कालांतर में बदल करके भंवर, भंवर और फिर भंवरे के रूप में विकसित हुआ। आगे चलते हैं। शब्द के मध्य में संयुक्त व्यंजन का द्वित्व। अब ये तो हमने प्रारंभिक संयुक्त व्यंजनों की बात की।
अब अगर शब्द के मध्य में संयुक्त व्यंजन आए तो क्या बदलाव आएगा पाली भाषा के अनुसार, इसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द के मध्य में अगर संयुक्त व्यंजन आएगा तो संयुक्त व्यंजन का द्वित्व हो जाएगा। जैसे कर्म, कर्म शब्द है, संयुक्त व्यंजन क्या है, इसमें दो हैं, र और म, और निर्बल अंग का लोप होने की प्रवृत्ति पाली भाषा में हम अभी पढ़ ही चुके हैं। तो ये जो म बचेगा इसका द्वित्व हो जाएगा, यानी कर्म के स्थान पर बनेगा कम्म। इसी तरह से धर्म शब्द है, म और र दो मिले हुए हैं, यानी ये संयुक्त व्यंजन है। और निर्बल अंग कौन सा है, र है, तो निर्बल अंग का लोप होकर क्या बचेगा, म बचेगा। तो म का द्वित्व हो जाएगा और शब्द बन जाएगा धम्म। धम्म शब्द बौद्ध धर्म में इतना अधिक इस्तेमाल हुआ है कि उनकी एक पुस्तक है धम्मपद। जो बच्चे पाली भाषा पढ़ते हैं एमए के दौरान, उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगी। आगे चलते हैं। अगली विशेषता, कहीं कहीं संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन की सत्ता का लोप हो जाए। देखिए, बात अभी तक हम संयुक्त व्यंजन की कर रहे हैं। प्रारंभिक संयुक्त व्यंजन में निर्बल अंग का लोप होता है, मध्य में होता है तो निर्बल अंग का लोप होता है और द्वित्व हो जाता है। अब तीसरे चरण में और क्या क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन की सत्ता का लोप हो जाता है, नहीं, एक व्यंजन लुप्त हो जाता है और दूसरे व्यंजन की सत्ता का दीर्घीकरण हो जाता है। यानी जैसे शब्द है पुत्र, त्र संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें से त शेष रह गया, र का लोप हो गया और शब्द क्या दीर्घीकरण किस रूप में हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था जहां विसर्ग होगा उसके स्थान पर पाली भाषा में ओ हो जाएगा, तो यहां पुत्र के स्थान पर बन गया पुत्तो। और इसी तरह से पक्का शब्द है, विसर्ग का लोप हो गया और दीर्घीकरण हो गया स्वर का, तो शब्द बन गया पक्को। इस तरह से आपको इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। दोनों व्यंजनों के अंतस्थ होने पर र और व का लोप हो जाता है। आपको ध्यान होगा य, र, ल और व ये चार अंतस्थ व्यंजन माने गए हैं। तो इनमें से अगर दोनों व्यंजन अंतस्थ हैं तो उसमें से र और व दोनों का लोप हो जाएगा। ऐसा इस नियम के अनुसार स्पष्ट होता है पाली भाषा के संदर्भ में। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि शब्द है दुर्लभ, तो देखिए र, दुर्लभ शब्द हम यहां लिख रहे हैं, इसमें क्या है, र है और ल है, ठीक है। अब र और ल दोनों अंतस्थ हैं, तो र और व अगर आए और दोनों वर्ण अंतस्थ हों तो ऐसी स्थिति में र और व का लोप हो जाता है। तो व तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर कौन सा वर्ण है, यहाँ पर है र, तो र का लोप हो जाएगा। तो दुर्लभ में से जब र का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, दुर्लभ। और द्वित्व होने की विशेषता है खासतौर पर पाली भाषा में, तो दुर्लभ से क्या बन जाएगा, दुर्लभ। यानी दो नियम यहां पर हुए। कौन कौन से नियम हुए, एक तो शब्द में से र और व का लोप होने की प्रवृत्ति हुई, दूसरा जो मध्य का व्यंजन है उसके द्वित्व होने की प्रवृत्ति हुई, जो हमने धर्म का धम्म होने में और कर्म का कम्म होने में पढ़ी थी। तो दुर्लभ शब्द से इन दोनों नियमों के आधार पर शब्द बन गया दुर्लभ। इसी तरीके से बिल्व, ल भी अंतस्थ है और व भी अंतस्थ है, तो यहां पर व का लोप हो गया, क्योंकि नियम है कि र और व में से जो भी होगा उसका लोप हो जाएगा। बस शर्त यही है कि दो वर्ण अंतस्थ ही होने चाहिए। तो यहाँ पर ल भी अंतस्थ है और व भी अंतस्थ है, तो व का लोप होकर के बिल रह गया और द्वित्व होने से शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया बिल्व। आगे चलते हैं। दोनों संयुक्त व्यंजनों में से, अभी संयुक्त व्यंजन पर ही बात हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा को जटिल और क्लिष्ट रूप प्रदान करने में किसी व्यवस्था का योगदान था, तो वो था संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग। बड़े बड़े समासों का प्रयोग लौकिक संस्कृत में हम पढ़ चुके हैं। तो इन संयुक्त व्यंजनों को भाषा के सरलीकरण की दृष्टि से सरल करना बहुत आवश्यक हो गया था, इसलिए पाली भाषा में संयुक्त व्यंजनों को सबसे ज्यादा सरल किया गया। तो संयुक्त व्यंजनों में से पहला व्यंजन अगर अनुनासिक हो
तो संयुक्त व्यंजन यथावत बना रहता है। अब देखिए, जैसे उदाहरण है गंध, तो गंध में परिवर्तन नहीं हुआ, न लोप हुआ, क्योंकि न अनुनासिक है, यहाँ भी न अनुनासिक है, यहाँ य अनुनासिक है, यहाँ अनुनासिक है। तो जहाँ पर अनुनासिक वर्ण आएंगे वहाँ पर संयुक्त व्यंजन का स्वरूप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता, वैसा का वैसा ही बना रहता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किसी भी संयुक्त व्यंजन से पहले का स्वर दीर्घ अगर है तो क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। कैसे? देखिए, शांत शब्द है, शांत, तो अनुस्वार संयुक्त व्यंजन है, अनुस्वार से क्या बन गया? अनुस्वार से पहले क्या है? ये दीर्घ स्वर है, तो इसका क्या बन गया? संत। कैसे बन गया ये संत? एक तो दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा, दूसरी बात क्या होगी कि श और श, यानी ये वाला श और ये वाला श पाली में है ही नहीं, इनके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा था? इस स का प्रयोग हो रहा था, तो ये श इसमें बदल जाएगा, और जो शा है यानी जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से परिवर्तन होता है सूत्र और सुत्त बन जाता है, यानी बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ हो जाता है, मार्ग का मग्ग बन जाता है। इस प्रकार परिवर्तन आते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन से पहले का जो दीर्घ स्वर है वो क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगली विशेषता जो हमारे सामने आती है वो है ज्ञ, ण्य और ण्य, इनके स्थान पर ञ हो जाता है। अब ये न्य कौन सा वर्ण है? जो च वर्ग में अंतिम अनुनासिक वर्ण है वही ये न्य है, तो ये हो जाता है। जैसे ज्ञान के स्थान पर ज्ञ बदला, किस में बदला? ञ में बदला, तो ज्ञान हो गया, ज्ञ का परिवर्तन हो गया, ये ज्ञ था, ज्ञान, इसका परिवर्तन हो गया, तो ये क्या बन गया? इसमें परिवर्तित हो गया, आ की मात्रा लग गई और न ऐसा कैसा आ गया? ज्ञान हो गया। इसी तरीके से अन्य, न्य दूसरे पर नंबर पर है न्य, न्य अन्य में न्य आ रहा है और ये न्य के स्थान पर ये हो गया, तो अये हो गया। ऐसे ही अरण्य के स्थान पर अरण्यम हो गया, तो यहाँ ण्य के स्थान पर क्या हो गया? य हो गया। तो इस प्रकार से बदलाव आए पाली भाषा में, जो लौकिक संस्कृत से क्रमशः विकसित हुई थी। आगे चलते हैं। अब देखिए अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि यदि दोनों संयुक्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन हो तो आधे व्यंजन का लोप हो जाता है और पूर्ण व्यंजन का द्वित्व हो जाता है। अब स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर के म तक ये 25 जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, अर्थात इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो उदाहरण के लिए क्या होगा? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में अगर दोनों संयुक्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं तो जो आधा है उसका तो लोप हो जाएगा और जो पूरा व्यंजन है उसका द्वित्व हो जाएगा। कैसे होगा? शब्द ब भी स्पर्श है, द भी स्पर्श है, तो आधा क्या है? ब, यानी इसका लोप हो गया ब का, क्योंकि ये आधा व्यंजन है और इसके स्थान पर क्या शब्द रह गया? शद, और श पाली भाषा में होता नहीं है तो सद हो गया। अब द क्योंकि पूर्ण व्यंजन है तो इसका द्वित्व होगा, तो शब्द क्या बन गया? सद। इसी तरह से सूक्त का सुत्त बन गया, इसी तरह से तिक्त का तिक्त बन गया, यानी कमजोर वर्ण का लोप होने की प्रवृत्ति पाली में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वही प्रवृत्ति यहाँ पर फिर से लागू होती है, वही नियम यहाँ फिर से लागू होता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है? अगर दोनों संयुक्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन हो तो ही ऐसा होगा। आगे चलते हैं। यदि संयुक्त व्यंजन ऊष्म हो, ऊष्म यानी श श स ह हो, तो वे दूसरे व्यंजन में समाविष्ट हो जाते हैं, यानी उनका लय हो जाता है। कैसे? जैसे दृष्टः शब्द है, दृष्टः शब्द में कौन सा ऊष्म आ रहा है? श आ रहा है, तो श का लोप हो गया और वो समाविष्ट किस में हो गया? ट में समाविष्ट हो गया और क्या शब्द बन गया? दिट्ठो। इसी तरह से स्पंदन में ये जो स ऊष्म है
ये विलय हो गया प में और इसकी जगह क्या बन गया, फंदन। इसी तरह से भिक्षु में क्ष जो है, क्योंकि ये क और श से मिलकर के बनता है, इसलिए इसमें इसका लोप हो गया और शब्द क्या बन गया, भिक्षु। क रह गया तो भिक्षु शब्द यहां पर बन गया। तो इस तरीके से कुछ एक नियमों के आधार पर लौकिक संस्कृत से आगे बढ़कर पाली अपने सरल रूप में जन साधारण की भाषा बनने लगी। लेकिन ये किसी एक दिन में या 5-10 सालों में नहीं हुआ, बल्कि भाषा के परिवर्तित होने की प्रक्रिया में दोस्तों बहुत लंबा समय लगता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर किसी शब्द में त्य आ रहा है, अगर किसी शब्द में थ्य आ रहा है, या द्य है या ध्य है, तो इनके स्थान पर इस तरीके से बदलाव होगा। तो देखिए, त्य के साथ आप त्व भी जोड़ लीजिए ऑब्लिक लगा करके, यानी अगर त्य और त्व दोनों आए तो भी क्या होगा, इसके स्थान पर त्य और त्व के स्थान पर च हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सत्य। सत्य में त्य आ रहा है, त्य का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया पाली में, सच। और खड़ी बोली में क्या हो गया, च का लोप हो गया और सच शब्द हमारे सामने आ गया। यानी भाषा और सरल हो गई। सच बोलने में जितना जोर आता है उतना भी जोर नहीं आता सच बोलने में। सच हम कितनी सहजता से बोलते हैं। तो यही बात है कि सत्य से सच, सच में परिवर्तित हुआ पाली भाषा में, और उसके बाद क्रमशः सच के रूप में ये खड़ी बोली में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से त्व का एक शब्द है चत्वर। त्व आ रहा है तो त्व के स्थान पर च होगा तो क्या बन जाएगा, चच्चर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ रहा है थ्य। थ्य के स्थान पर क्या होगा, छ। यानी शब्द, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं शब्द मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। थ्य आ रहा है, क्या हो जाएगा, छ। तो शब्द क्या बनेगा, मिच्छा। तो भाषा निरंतर परिवर्तित हो रही है। इसी तरह से द्य शब्द है। द्य शब्द से क्या बनेगा, द्य शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होगा ज। इसको भी समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। एक ऐसा उदाहरण जिस शब्द को हम खड़ी बोली में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे संस्कृत में एक शब्द है अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। अब ये द्य आ गया, द्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। यानी शब्द बन जाएगा अज, और अज का सरल होकर के क्या बन गया, आज। खड़ी बोली में हम इस्तेमाल करते हैं आज, कल, परसों, तो वही आज यहाँ पर इस तरीके से परिवर्तित होकर के आया है। अब अगला जो शब्द है वो है ध्य। अगर आता है तो झ हो जाता है। जैसे एक शब्द है मध्यम। ध्य आ रहा है तो कौन सा शब्द हो जाएगा, झ हो जाएगा। शब्द बन जाएगा मध्यम। मध्यम एक पाली भाषा का एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है मध्यम निकाय। वहां पर भी आप इस परिवर्तन को देख सकते हैं। मध्यम निकाय शुद्ध मध्यम है, लेकिन परिवर्तित होकर पाली भाषा में मध्यम का क्या बन गया, मध्यम निकाय। तो ये इस तरीके से परिवर्तन आते हैं भाषा में, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। कभी कभी संयुक्त वर्ण में सरलीकरण में स्वर का आगम हो जाता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि संयुक्त वर्ण है, थोड़ा कठिन है, तो स्वर के आगम से उसको सरल करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे सूर्य, य और र दोनों संयुक्त वर्ण है, तो इसमें क्या हो गया, सूर्यो। यानी र पूरा हो गया। देखो इसको इस तरीके से समझेंगे, सूर्य है तो सू, र और य। अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे। अब स्वर का आगम हो गया, यहाँ ई स्वर का आगम हो गया, तो क्या बन गया, सूर्यो। और यो क्यों हो गया, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ओ
में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाली भाषा में है। तो यहाँ पर पहले तो ई स्वर का आगम हुआ और फिर विसर्ग के लोप के स्थान पर ओ हो गया, तो सूर्यो शब्द बन गया। इसी तरीके से वज्र, वज्र शब्द में ज और र है, फिर ई का आगम हुआ तो वज्र के स्थान पर पाली में बन गया वज्र। आर्य का बन गया अर्यो। तो इस तरीके से स्वरों का आगम करके भी पाली भाषा में संयुक्त वर्णों को सरल करने की कोशिश की गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया दोस्तों, हमने जाना कि किस तरीके से पाली भाषा में लौकिक संस्कृत के जटिल स्वरूप को सरल करके जन साधारण के लिए सुगम और बोधगम्य बनाया, यानी भाषा को सरल बनाया। अब एक और ख़ास बात जिस पर मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहूँगी ताकि आप इस बात को ध्यान में रखें। हमने पाली भाषा का समय जो माना है वो किस 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी माना है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी जो हमने समय माना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाली इससे पहले थी ही नहीं। जब वैदिक काल चल रहा था, यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा थी, उस समय आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो रहा था। उसमें जो शब्द थे वे प्राकृत के शब्द थे, यानी जिस भाषा को, जो भाषा जनसाधारण में वैदिक काल में प्रचलित थी, उस भाषा को क्या कहा गया? प्राकृत भाषा कहा गया। और यही कारण है कि उसे प्रथम प्राकृत कह करके पुकारा जाता है। लेकिन ये प्रथम प्राकृत पाली भाषा के रूप में कब प्रसिद्ध हुई? जब बौद्ध धर्म में इसे अपनी शिक्षाओं के प्रचार का माध्यम बनाया गया, तब बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित करने की दृष्टि से इसे पाली नाम दिया गया और बाद में ये भाषा का पर्याय बन गई। इस बात को आपको भूलना नहीं है कि 500 ईसा पूर्व का मतलब 500 ईसा पूर्व नहीं है, क्योंकि कोई भी भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में एकदम से सामने नहीं आती। वो पहले जन भाषा के रूप में विकसित होती है, उसके बाद उसमें परिष्कार होता है और उसके बाद वो साहित्यिक भाषा के स्तर तक पहुंचती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, अब हमने जो कुछ भी पढ़ा पर आधारित कुछ प्रश्न हम यहाँ देखते हैं ताकि हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा सकें। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम का मध्यकाल कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, 500 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व या फिर 1000 ईसा पूर्व। तो स्पष्ट है, क्योंकि मध्यकाल का प्रारंभ कब से हुआ है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकाल भाषाओं का माना गया है। तो ए ऑप्शन सही उत्तर है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाली शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? हमने चर्चा की थी, अश्वघोष ने, हेमचंद्र ने, बुद्ध घोष ने या वर रुचि ने। आपको याद होगा कि 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने सबसे पहले भाषा के रूप में पाली शब्द का प्रयोग किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाली शब्द का मूल अर्थ क्या है? रक्षा करना, प्राप्त करना, दे देना या प्रचार करना। तो हमने पढ़ा कि पाली शब्द का मूल अर्थ था जो पालन पोषण करती है, जो सुरक्षित रखती है, यानी रक्षा करना। क्योंकि पाली भाषा को पाली इसलिए कहा गया क्योंकि उसने बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखा था अपने स्वरूप में, इसलिए उसे पाली कहा गया। यानी इसका जो अर्थ बौद्ध ग्रंथों में मिलता है वो है रक्षा करना। आगे चलते हैं, ए ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाली भाषा के अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? त्रिपिटक साहित्य, टीका साहित्य, वंश साहित्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमने शुरुआत में ही, इस सत्र के शुरू में ही ये जान लिया था दोस्तों कि पाली भाषा को अगर हमें अच्छी तरह से जानना है तो हमें किन किन ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ेगी, कौन से ग्रंथ पाली के अध्ययन का मूल आधार है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है त्रिपिटक, दूसरा आता है टीका साहित्य और तीसरा आता है वंश साहित्य। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी पाली भाषा के अध्ययन का प्रमुख आधार हैं। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं, पाली में लुप्त व्यंजन हैं। दोस्तों यहाँ व्यंजन नहीं, यहाँ पर स्वर होगा, इस बात को आप ध्यान कर लेंगे। री और री, दूसरा ऑप्शन है री 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 और री, ए औ री और री,
और चौथा ऑप्शन है ऐ, औ, री, री और री। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इन सभी स्वरों का पाली में लोप हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, पाली में किस व्यंजन का स्थान स ने ले लिया? श का, श का, दोनों का या क्ष का? तो आपको ध्यान होगा, हमने चर्चा की थी कि पाली भाषा में श और श यानी इस वाले श का और इस श का लोप हो गया और इसके स्थान पर स का प्रयोग हुआ। शांत हमने पढ़ा था उदाहरण के तौर पर, कोश जिसका कोस हो गया वो भी हमने पढ़ा था। तो हमें ध्यान देना है इस बात पर, और इसका मतलब है कि सी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है, क्योंकि श और श के स्थान पर स का प्रयोग पाली भाषा में होने लगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पाली भाषा की विशेषता नहीं है। री के स्थान पर अ, ई, उ का प्रयोग, ये हम पढ़ चुके हैं, ऐसा हुआ था। शब्दांत में हलंत व्यंजन का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक संयुक्त व्यंजन के निर्बल अंग का लोप। आई का ए तथा औ का ओ के रूप में प्रयोग। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी हमने पढ़ा था। री के स्थान पर कहीं अ हो रहा है, कहीं ई हो रहा है, कहीं उ हो रहा है, जैसे तृण का तिण हो गया था, यानी अ का ई हो गया था। इस उदाहरण को आपको याद रखना है। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शब्दांत में हलंत व्यंजन का प्रयोग। ये गलत है, यानी विशेषता ये पाली की नहीं है, यानी ये ऑप्शन सही उत्तर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शब्दांत में पाली में जो भी हलंत व्यंजन आते हैं उनका लोप हो जाता है, जैसे भगवान का भगवा हो गया था। प्रारंभिक संयुक्त व्यंजन के निर्बल अंग का लोप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आई का ए के रूप में और औ का ओ के रूप में प्रयोग, ये विशेषता भी पाली में पाई जाती है। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाली भाषा में शब्द के मध्य में संयुक्त व्यंजन का द्वित्व होने का कौन सा उदाहरण है? कौन सी विशेषता की बात की जा रही है कि जहां शब्द के मध्य में संयुक्त व्यंजन आता है और उसका द्वित्व हो जाता है? तो इनमें से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है, वो ऑप्शन चुनना है जहां पर ये विशेषता नजर आती है। तो ऑप्शंस हमारे पास कौन से हैं? गाम, बी है जेठ, सी है अग्नि, डी है कम्म। तो द्वित्व होने का उदाहरण क्या है? डी ऑप्शन है, यानी कर्म का कम है, जहां व्यंजन का द्वित्व हो गया है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन यहां सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दोनों संयुक्त व्यंजनों में से पहला व्यंजन अनुनासिक हो तो क्या होता है? हमने ये विशेषता भी पढ़ी थी पाली की। पहला ऑप्शन देखिए, संयुक्त व्यंजन यथावत रहता है, संयुक्त व्यंजन का लोप हो जाता है, संयुक्त व्यंजन दीर्घ हो जाता है, या संयुक्त व्यंजन का ह्रस्व हो जाता है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन यथावत रहता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने गंध आदि शब्दों के माध्यम से इस विशेषता को पढ़ा था और इसे समझा था। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, लेकिन पहला व्यंजन जो है वो अनुनासिक है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही रहा है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुई आज की हमारी बातचीत। उम्मीद करती हूँ कि भाषा के उद्भव और विकास के इस 5वें सत्र में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। ये सत्र आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, और इसलिए अगले सत्र के आप इंतज़ार में रहिए। और अगर आपकी कोई और भी समस्याएं हैं तो मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ताकि उन समस्याओं के समाधान भी साहित्य समाधान के मंच से किए जा सकें। धन्यवाद।